अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किसी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में हों और वे साथ में किस भाव में हैं, यानी जन्म कुंडली के किस हाउस में वे दोनों ग्रह हैं, इससे क्या फल मिलेगा, किस राशि में होने से क्या फल मिलेगा, अन्य ग्रहों की उन पर दृष्टि हो या अन्य ग्रह उनके साथ हों तो क्या फल मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे चंद्रमा से चौथे गुरु का क्या फल होता है, चंद्रमा से 7वें स्थान में गुरु का क्या फल होता है, चंद्रमा से 10वें स्थान में गुरु का क्या फल होता है। और इन सब बातों को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ जन्म कुंडलियों का उदाहरण भी लेंगे। अभी हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें गजकेसरी योग के 3 प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। 3 टाइप्स ऑफ गजकेसरी योग होते हैं। इस वीडियो में हम केवल जो अंतिम गजकेसरी योग जिसकी पिछले वीडियो में चर्चा की थी उसके बारे में ही बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक सुंदर ग्रह है और बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, तो इन दोनों ग्रहों का लग्न में एक साथ होना व्यक्ति को सुंदर बनाता है। ऐसे लोगों को अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छी पत्नी मिलती है और अच्छी संतान का सुख मिलता है। अगर इन चंद्रमा और बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हुआ, यह अच्छी स्थिति में हुए, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वह स्वाभिमानी होता है, प्रभावशाली होता है और उसमें बहुत से अच्छे गुण होते हैं, वह लोगों का भला भी करता है। और यदि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों चौथे घर में हुए, 4th हाउस में हुए, तो 4th हाउस से संबंधित बातों का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। जैसे ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा बड़ा मकान होता है, वह विद्वान होता है, घरेलू सुख साधन खूब अच्छे रहते हैं और बहुत ठाठ बाट की ज़िंदगी होती है, यानी सारे सुख साधन उसे उपलब्ध होते हैं। यदि चंद्रमा और बृहस्पति बहुत बलवान हुए, बहुत अच्छी स्थिति में हुए, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है, राजा के समान शक्तिशाली हो सकता है। और यही चंद्रमा और बृहस्पति यदि 7th भाव में 7th हाउस में एक साथ हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी विद्वान होता है, उसमें कुछ टैलेंट होता है, वह अच्छा व्यापारी होता है, धनी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 7th भाव पति या पत्नी का होता है, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। और यह स्थान पार्टनरशिप का भी है, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन यह बात ज़रूर ध्यान में रखें कि यह अच्छी राशि में हों, चंद्रमा और गुरु दोनों ही 7th भाव में, जो इनके मित्र की शुभ ग्रह की राशि हो और पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, ये नीच अस्त आदि दोषों से मुक्त हों। और यदि यही चंद्रमा और बृहस्पति का योग 9वें भाव में होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत धनी होते हैं, संतुष्ट और सुखी होते हैं। ऐसे लोगों की धर्म कर्म में आस्था होती है और ऐसे लोग अनेक अच्छे धार्मिक परोपकार के चैरिटी के काम करते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का यही योग यदि 10th भाव में हो, 10th हाउस में हो, तो ऐसे लोग अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनमें आत्मसम्मान थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस कारण लोग उन्हें कभी कभी घमंडी भी समझ सकते हैं। वैसे उन्हें अपने जीवन में अच्छा मान सम्मान मिलता है। करियर की दृष्टि से यह योग बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोगों को बहुत ऊंचे स्तर का जीवन प्राप्त होता है, वे उच्च पद पर पहुंच सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा से चौथे घर में यदि बृहस्पति हो तो क्या फल मिलेंगे। यानी चंद्र कुंडली में, मून चार्ट में, यदि जुपिटर 4th हाउस में है, बृहस्पति चौथे घर में है, क्योंकि चौथा घर माँ का है, घर का है, तो ऐसा कहा गया है कि जिसके चंद्रमा से चौथे घर में बृहस्पति होता है, ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख अच्छा मिलता है, उसे अपने घर का सुख बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन वह बृहस्पति अच्छी स्थिति में होना चाहिए, अपने मित्र राशि, उच्च राशि, स्वय राशि, और उसे शुभ ग्रह देखते हों, शुभ ग्रह साथ में हो, वह अस्त आदि दोष युक्त नहीं हो। यह आप सभी योगों में ध्यान रखें अच्छे फलों के लिए, मैं इस बात को बार बार नहीं कहूँगा। लेकिन ज्योतिष का एक ग्रंथ है मानसागरी, वह इस योग के लिए कुछ बुरे फल बताता है।
उसके अनुसार यदि चंद्रमा से चौथे घर में बृहस्पति होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना पड़ता है, अपनी माँ से दूर रहना पड़ता है या माँ से लगाव नहीं होता और उसे दूसरे लोगों का काम करना पड़ता है। मेरे अनुसार यह फल तभी मिलते हैं जब यह बृहस्पति पीड़ित होता है, कमज़ोर होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति यदि चंद्रमा से 7वें स्थान में हो, 7th हाउस में हो। ऐसे लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी उम्र प्रायः लंबी होती है, उन्हें अपने घर परिवार में ऊंचा स्थान दिया जाता है, उन्हें मान सम्मान प्राप्त होता है सभी से। थोड़ा कंजूस होने की प्रवृत्ति हो सकती है। मानसागरी ग्रंथ के अनुसार ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सद्गुण और संयम का ग्रह है। वह यदि काम स्थान, भोग स्थान, सप्तम स्थान में होगा तो ऐसे लोगों की रुचि सेक्स आदि कार्यों में बहुत कम होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जबकि सामान्यतः गुरु यदि सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। यह हम चंद्र से सप्तम स्थान की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा से 10वें स्थान में गुरु हो तो क्या फल मिलेगा। इसे बहुत अच्छा बताया गया है करियर की दृष्टि से। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब अच्छी तरक्की करते हैं और उन्हें ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति सभी प्राप्त होती है। लेकिन मानसागरी ग्रंथ के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर बड़ी उम्र में सन्यासी बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, संयम, सद्गुण का ग्रह है। इसलिए आगे जाकर व्यक्ति धन, सम्मान, संपत्ति आदि से अधिक महत्व धर्म को देने लग जाता है। धीरू भाई अंबानी की जन्म कुंडली में लग्नेश बृहस्पति 10वें घर में था और लग्न में ही सूर्य चंद्रमा होने से यह चंद्रमा से 10वें घर में भी था। तो इन्होंने अपने जीवन में कितनी अच्छी उन्नति की, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति प्राप्त की, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल इसी योग के कारण यह इतने बड़े व्यक्ति बन गए ऐसा भी नहीं है। इनकी कुंडली में धनेश धन स्थान में था और सारावली ग्रंथ के अनुसार सूर्य यदि धनु राशि के पहले आधे भाग में हो और चंद्रमा से युत हो तो इसे बहुत ही अच्छा बताया गया है। साथ ही इनकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में शुक्र बुध का योग भी धनदायक है, क्योंकि 12वां स्थान खर्चे का है और शुक्र बुध जैसे ग्रह शुभ कार्यों में, ऐशो आराम में, मेहमान नवाजी में धन का व्यय कराते हैं और वह तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा पैसा हो। इसके अलावा भी बहुत सारे योग बनते हैं जिसके कारण से यह इतने बड़े व्यक्ति बने। इनकी चर्चा कभी दूसरे वीडियो में अलग से करेंगे। गुरु और चंद्रमा यदि कर्क राशि में साथ में हो तो यह बहुत अच्छा गजकेसरी योग बन सकता है यदि वह अच्छे भाव में भी हो, क्योंकि इस स्थिति में गुरु उच्च राशि का रहेगा और चंद्रमा स्वय राशि का रहेगा, तो योग बनाने वाले दोनों ही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। इसके अलावा एक भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि जबकि गुरु और चंद्रमा दोनों स्वय राशि के या उच्च राशि के हों और गजकेसरी योग बन जाए। अब स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि इनके 5वें स्थान में 5th हाउस में गजकेसरी योग बन रहा है और वह भी कर्क राशि में। तो यह जिनकी जन्म कुंडली है इन्होंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, ये बहुत इंटेलिजेंट रहे और आज बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। 12वें घर का स्वामी शनि अष्टम भाव में उच्च का होकर इस गजकेसरी योग पर दृष्टि डाल रहा है। 12वां घर क्योंकि विदेश का होता है इसलिए विदेश में इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि शनि की दृष्टि को बहुत अधिक अच्छा भी नहीं माना जा सकता, इसलिए इसके कारण से इन्हें उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अचानक से स्थान परिवर्तन भी करने पड़े। इनकी कुंडली में बुध पर भी गुरु की पूर्ण दृष्टि है। इनका एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो इस तरह आप अनुमान कर सकते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति का योग किस भाव में है, उस भाव के अनुसार अच्छे बुरे फल मिलेंगे। इसके अलावा इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है कि चंद्रमा और बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं, किन हाउसेस के लॉर्ड्स हैं। यदि इनमें से एक भी ग्रह 10वें भाव का स्वामी है, 10th हाउस का लॉर्ड है और फिर इनका संयोग है, ये दोनों ग्रह साथ में हैं, तो यह बहुत अच्छा योग बनता है। और जिन लग्नों में यह दोनों ही ग्रह अच्छे भावों के स्वामी बनते हों उनमें इनका संयोग बहुत ही अच्छे फल देने वाला रहेगा। और यदि यह कुछ बुरे भावों के स्वामी हो जाते हैं तो आप इस गजकेसरी योग के फलों में थोड़ा कमी कर सकते हैं।
कि जैसे यह चंद्रमा और बृहस्पति यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी बने और फिर इनका योग हो तो यह राजयोग भी माना जाएगा, जिसे कि बहुत अच्छा फल देने वाला कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मेष लग्न में यदि चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण दूसरे घर या 11वें घर के स्वामी बनते हैं और फिर इनका योग बनता है तो यह बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। अब आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं इसमें गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ चंद्रमा शनि राहु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित है और बृहस्पति पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। साथ ही चंद्रमा नीच राशि में भी है। इस स्थिति में इस योग को बहुत अच्छा फलदायक कैसे कहा जा सकता है? यहाँ लग्नेश लाभ स्थान में है और गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी है, संपत्ति भाव चतुर्थ भाव पर भी है, जो कि अच्छी धन संपत्ति बताती है। लेकिन इनकी कुंडली के अनुसार इनके जीवन में धन संपत्ति को लेकर बहुत कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े झंझट भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जो लग्न का स्वामी है वह साथ साथ छठे घर का स्वामी भी है। इसलिए जातक की ऐसी स्थिति बन गई कि उसे अपना घर संपत्ति छोड़कर जाना पड़ा। अब बात करते हैं विविध राशियों में बने हुए गजकेसरी योग की। यदि गजकेसरी योग सूर्य और चंद्रमा की राशियों में बने तो यह शासन करने की प्रवृत्ति देता है और एक गौरव से जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति, यानी उसमें डोमिनेंस और डिग्निटी होती है। और यदि यही योग चंद्रमा और बृहस्पति का मंगल की राशियों में हो तो यह पावर देता है और ऐसे व्यक्ति का थोड़ा आक्रामक स्वभाव होता है, यानी यह एग्रेशन देता है। बुध की राशि में बनने पर ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। गुरु की राशि में बनने पर गौरवशाली और विवेकवान होते हैं, उनमें डिग्निटी होती है और विजडम होता है। शुक्र की राशि में बनने पर वे सुंदर होते हैं या सौंदर्य प्रिय होते हैं, कलाओं की तरफ उनका रुझान होता है। शनि की राशि में होने पर भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, शारीरिक श्रम भी होता है और आगे जाकर अलगाव या डी अटैचमेंट भी हो जाता है। जन्म कुंडली में पहले घर, पाँचवें घर और नवें घर को, यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को धर्म त्रिकोण कहा जाता है। यदि गजकेसरी योग धर्म त्रिकोण में बने या धर्म त्रिकोण इस गजकेसरी योग में इन्वॉल्व हो तो ऐसे व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीते हैं, जिसके कारण उनके मन में शांति और शरीर में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर अर्थ त्रिकोण हैं। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस, इनमें यदि चंद्रमा और बृहस्पति का योग हो तो ऐसे व्यक्ति धन को अधिक महत्व देते हैं और काफ़ी धनी हो जाते हैं। तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर काम त्रिकोण है। थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में यदि चंद्रमा बृहस्पति का योग हो तो ऐसे व्यक्तियों इंद्रिय सुख साधन काफ़ी अच्छे मिलते हैं और वह उनका सुख लेता है। और यदि चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर में चंद्रमा बृहस्पति का योग हो, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चंद्रमा बृहस्पति का योग हो, जिसे मोक्ष त्रिकोण कहा गया है, तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष को महत्व देते हैं और आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। गजकेसरी योग का फल चंद्रमा या बृहस्पति की महादशा में मिला करता है। इनमें भी जो ग्रह अधिक बलवान होगा उसकी दशा में इसका फल मिलेगा। अब आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं यह स्वर्गीय राजीव गांधी, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, इनकी कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में है तो यह गजकेसरी योग बन रहा है, और वह भी सिंह राशि में, जो कि रॉयल राशि है। और सूर्य जो कि लग्न का स्वामी है वह लग्न में ही है, स्वग्रही है, और चंद्रमा और गुरु का मित्र है। और दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध भी वहाँ उनके साथ हैं। इनका गुरु नवमांश कुंडली में उच्च राशि में भी है। इनका चंद्रमा क्योंकि 12वें घर का स्वामी है और बृहस्पति जो कि 12वें घर में स्थित राशि में नवमांश कुंडली में है, यानी कर्क राशि जो कि D1 चार्ट में जन्म कुंडली में 12वें घर में आती है। इस कारण इनको विदेशों में बहुत अच्छा मान सम्मान मिला। और गजकेसरी योग के फल इन्हें मिले या नहीं मिले वह तो आप अच्छी तरह जान ही सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री हो जाना, पूर्ण बहुमत से जीत जाना, देखने में ये अच्छे थे, गुड लुकिंग थे, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता था और सारे भौतिक सुख साधन इन्हें खूब प्रचुर मात्रा में मिले। हालांकि लग्न और लग्न में बैठे ग्रह पाप कर्तृ योग में हैं और शनि की दृष्टि भी लग्न और लग्न में स्थित ग्रहों पर है। इस कारण प्रधानमंत्री का पद तो इन्हें मिला, लेकिन माँ की मृत्यु के दुख के साथ, और इनकी स्वयं की मृत्यु भी अकाल मृत्यु हुई। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके एन टी रामाराव की कुंडली देखिए।
इनकी कुंडली में लग्न में शुक्र की राशि में गुरु और चंद्रमा का योग है। यह भी एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही बड़ी मात्रा में इनके फॉलोअर्स थे। फिल्मी सितारे बनने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। शुक्र का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है और शुक्र की ही राशि में गुरु और चंद्रमा का योग है और साथ ही शुक्र की पूर्ण दृष्टि लग्न पर भी है और गजकेसरी योग पर भी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा 10वें घर का स्वामी है और इनका बृहस्पति नवमांश कुंडली में स्वयं राशि का है, मीन राशि का है। बातें तो और भी बहुत है गजकेसरी योग के बारे में, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। यदि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको गजकेसरी योग के विषय में और भी जानकारी चाहिए, तो मैं इस विषय पर और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।